हम लोग कहाँ पे चल रहे थे? आपातकाल में चल रहे थे। आपातकाल में चल रहे थे। आपातकाल से कोई स्टार्टिंग से देख लेते हैं। हम लोग आपातकाल में चल रहे थे। स्टार्ट हो गया? तो हम लोग आपातकाल में चल रहे हैं। तो आपातकाल में देखो उन्होंने क्या क्या देख लिया था, थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं। आपातकाल के लिए आपको एक संविधान का एक भाग बताया था। वो आपातकाल के संविधान के कुछ अनुच्छेद बताए थे। आपातकाल संविधान के कौन से भाग में है और कौन से अनुच्छेद में है, ये अपने आप पहले बता दो। कौन से भाग में है? 18। संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद अगर पूछे जाए कौन से अनुच्छेद में है? 352 से 360 तक। 352 से 360 तक। ऐसा कि यहाँ तक के पूरे अनुच्छेद किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है। ये जितने भी हमारे अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित हैं, इसमें 3 प्रकार के आपके आपातकाल बताए गए। हमने देख लिया था कि 3 प्रकार के हमारे आपातकाल हैं। हां सर, वो आपने बताया था 358 वाला जो टाइप में पेपर आया था। हां उसका 359 माना है। 359 माना आया कि 359 माना है? सर आंसर की आ गई। आंसर की आ गई उसकी हमने भी देखी नहीं है। तो उसको आप फिलहाल उसको ऑब्जेक्शन तो कर देगा फिलहाल कोई ना कोई। अगर 359 माना है तो ऑब्जेक्शन तो करा जाएगा। तो ऑब्जेक्शन करा जाएगा तो फिर करते हैं आंसर तो चेंज कर देंगे। वाला था हिस्ट्री वाला। कौन सा हिस्ट्री वाला? गुरु सुख वाला। हां तो उसमें देखिए ना। हां तो लिखिए तो ही। हाँ ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 बार व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो सही है। ये वाला अगर अनुच्छेद माना है तो मेरे ख्याल से चेंज करना चाहिए। अभी रिवाइज आएगी, रिवाइज में मेरे ख्याल से चेंज, अगर कोई ऑब्जेक्शन करेगा तब चेंज कर देंगे। अगर उसका 358 नहीं है, ठीक है, और ऑब्जेक्शन तो करेंगे करेंगे, सामान्य सा क्वेश्चन है। कोई ना कोई ऑब्जेक्शन करेगा, ऑब्जेक्शन करेंगे तो रिवाइज आंसर की में वो चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये बार देखा ऐसा हो जाता है। आयोग भैया कौन सा आयोग का क्वेश्चन गलत ना माने, ठीक है। सभी आयोग को तो आदत पड़ गई है क्योंकि एक का क्वेश्चन तो गलत मानने की उनकी आदत नहीं है। सब आयोग करते हैं। तो देखो 3 प्रकार के आपातकाल बताए थे। ये कौन सा? 352, दूसरा कौन सा है? 356 और तीसरा कौन सा है? 360। ऐसे करके 3 प्रकार के आपातकाल है। 352 में कौन सा आपातकाल है? इसको जो कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। ये हमारा आपका राष्ट्रीय आपातकाल। 356 यहाँ पे कौन सा आपातकाल है? इसको जो कहते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। और 360 इसमें कौन सा आपातकाल है? इसको जो कहते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। ऐसे करके 3 है। तो ये चीज हमने पढ़ी भी थी वहां पे और अभी फिर से भी याद आएगी। हमने जो देखा था, क्या देखा था? उसमें लिखा हुआ था कि जैसे ही आर्टिकल 352 लागू होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के बाद 2 आर्टिकल संबंधित हो जाते हैं। एक कौन सा होता है? 358 और दूसरा कौन सा होता है? 359। ये दोनों फंडामेंटल राइट्स में देखा भी था कि जैसे 352 लागू हुआ तो अनुच्छेद 358 अपने आप लागू हो जाएगा और इसके तहत अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रता मिली हुई है, ये सब क्या हो जाएंगे? सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक। 359 में कहा गया था कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो राष्ट्रपति एक आदेश निकालेंगे और राष्ट्रपति आदेश निकालेंगे तो 20 और 21 को छोड़कर शेष मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे? निलंबित हो जाएंगे। क्वेश्चन है पूछा कि कौन सा अपने आप प्रभावी हो जाता है? कौन सा प्रभावी होता है? 358 प्रभावी होता है। 358 59 अपने आप प्रभावी नहीं होता, इसको प्रभावी करना पड़ता है। राष्ट्रपति आदेश निकालेगा तब 359 प्रभावी होगा। तो इसका आंसर तो 358 है। अब माना उसने 359 है तो रिवाइज आंसर को चेंज करना पड़ेगा। इस तरीके से तो ये चीज है। 352 में देखो कौन सा आपातकाल है? राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। और 360 में कौन सा हो जाएगा? वित्तीय आपातकाल। ठीक, ये चीज हमारी हो गई। राष्ट्रीय आपातकाल की अगर बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल बताया गया है कि वर्तमान की अगर हम लोग बात करें तो 3 आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। एक कौन सा है? युद्ध, दूसरा कौन सा है? बाह्य आक्रमण और तीसरा कौन सा हो जाएगा? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। इन 3 आधारों पर भारत के किसी कोने में या पूरे भारत में क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। कौन घोषित करेंगे? राष्ट्रपति घोषित करेंगे। अब ये 3 आधार पर आपातकाल होता है। इनमें अगर इन 2 की बात करें, युद्ध और बाह्य आक्रमण, इसको क्या कहते हैं? इसको बाह्य आपातकाल कहते हैं। इसको लोग कहेंगे बाह्य आपातकाल। और जो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो आपातकाल लागू होगा इसको क्या कहेंगे? इसको आंतरिक आपातकाल कहेंगे। आंतरिक आपातकाल ये कहते हैं। तो इतनी चीजें आपको
बेसिक से याद रखनी है। आपातकाल जो है पहली बात तो आर्टिकल आपको ध्यान रखनी है 352, 356, 360 तीन प्रकार के आपातकाल है। अगला पॉइंट जो ध्यान रखना है, तीनों प्रकार के आपातकाल घोषित कौन करते हैं? राष्ट्रपति घोषित करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो तीन आधारों पर घोषित किया जाता है, या तो युद्ध, या बाह्य आक्रमण, या फिर सशस्त्र विद्रोह। तीन आधार पर घोषित किया जाएगा। युद्ध और बाह्य आक्रमण ये किससे संबंधित है? ये बाह्य गतिविधियों से संबंधित है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बाह्य आपातकाल बोलते हैं। सशस्त्र विद्रोह भारत के अंदर की गतिविधियों से संबंधित है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको आंतरिक आपातकाल। ठीक, यहाँ तक की बातें ध्यान रखनी। अब इसके बाद देखिए कि अगर जो आपातकाल हमारा लागू किया जा रहा है तीन आधारों पर, मूल संविधान में ऐसे तीन कॉन्सेप्ट नहीं है। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह पे कौन सा शब्द लगा हुआ था? आंतरिक अशांति लगा हुआ था। यहाँ पर कौन सा शब्द लिखा हुआ था? आंतरिक अशांति शब्द लिखा हुआ था, लेकिन आंतरिक अशांति की व्याख्या नहीं हो सकती, इसलिए आंतरिक अशांति के स्थान पर कौन सा शब्द रख दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। संविधान संशोधन बता दो कौन सा था? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष पूछा जाए 1978, इसके माध्यम से आंतरिक अशांति के स्थान पर कौन सा शब्द रख दिया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द रख दिया गया। ये चीज हमने देखी। और इसी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से कहा गया था कि जब भी आपातकाल घोषित किया जाएगा तो पूरी कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर, पूरी कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर ही आपातकाल घोषित किया जाएगा। ये केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर घोषित नहीं किया जाएगा। मतलब दिख रहा है, पीछे से साफ दिख रहा है, थोड़ा सा हल्का चल रहा है, भी आ जाएगा, आ जाएगा। तो पूरी कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर ही आपातकाल घोषित किया जाएगा। केवल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर आपातकाल लागू नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट कौन से संविधान संशोधन के द्वारा चुना गया है? 44वें के द्वारा। और इसमें कहा गया था, इसी आपातकाल में कहा गया है कि जो आपातकाल घोषित किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको संसद से अनुमोदन दिलाना पड़ेगा। संसद से अनुमोदन, और जो संसद से अनुमोदन दिलाना होगा वो संसद से अनुमोदन कितने समय में? 1 माह के अंदर संसद से अनुमोदन दिलाना पड़ेगा। मतलब बिना संसद के अनुमोदन के आपातकाल कितने समय तक लागू रहता है? 1 महीने। 1 महीने में इसको संसद से क्या कराना पड़ेगा? अनुमोदन दिलाना पड़ेगा। और जब संसद में इसको अनुमोदन के लिए रखा जाएगा तो इसके संसद में बहुमत भी चाहिए होता है। बहुमत भी चाहिए होता है, और बहुमत कितना होता है? ऐसा अनुमोदन संसद में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत, मतलब साधारण बहुमत से ऐसा नहीं किया जाएगा। ऐसा किसके माध्यम से किया जाएगा? विशेष बहुमत से। अगर विशेष बहुमत संसद में नहीं मिला तो आपातकाल तुरंत हो जाएगा समाप्त। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है कि तीन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर बाह्य आपातकाल, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आंतरिक आपातकाल। पूरी कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर किया जाएगा, केवल अपने प्रधानमंत्री या किसी एक मंत्री की सिफारिश पर नहीं। और संसद से अनुमोदन लेना पड़ेगा 1 महीने के अंदर। अब मान लिया अनुमोदन मिल गया, इसके बाद आपातकाल कंटिन्यू हो जाएगा। आपातकाल कंटिन्यू हो जाएगा तो इसको कंटिन्यू कितने भी लंबे समय तक, अनंत काल तक इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन हर 6 माह पर क्या करना पड़ेगा? अनुमोदन लेना पड़ेगा। ऐसा ही अनुमोदन हर 6 माह पर लेना पड़ेगा। 6 माह, फिर 6 माह, फिर 6 माह, ऐसे करके आपातकाल को कितने भी लंबे समय तक क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू जारी कर सकते हैं। इतनी चीजें आपको बेसिक्स ध्यान रखनी है राष्ट्रीय आपातकाल। क्लियर रहेंगे इतनी बात? देखो, अब अगर आपसे क्वेश्चन बनेंगे, 352 के क्वेश्चन बनेंगे, देख लो इस तरीके से बिना कॉपी देखिए बता दो। आपके पास क्वेश्चन बने पहला कि राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 352 में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आएगा आपसे, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कौन करते हैं? राष्ट्रपति घोषित करते हैं। कौन, कितने आधार पर? 3 आधार। 3 आधार कौन से हैं? नंबर 1 युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किस आधार पर मूल संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं कर सकते थे? तो मूल संविधान की बात कही है, तो इस आधार पर, मूल संविधान के आधार पर घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि ये मूल संविधान में नहीं है। मूल संविधान में क्या लिखा होगा? आंतरिक अशांति। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किस आधार पर मूल संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते थे? तो मूल संविधान के अनुसार पूछा है तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति। ठीक है, मूल संविधान में पूछा जाए तो मूल संविधान के आधार पर कौन हो जाएंगे? युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति।
लेकिन वर्तमान में पूछा जाए तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। क्वेश्चन आएगा कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया? कौन सा रहेगा? 44वां संविधान संशोधन। या फिर बहुमत अगर पूछा जाए तो बहुमत कितना चाहिए होता है? विशेष बहुमत चाहिए होता है। इसके लिए आपसे पूछा जाए कितने समय में संसद से अनुमोदन दिलाने की जरूरत होती है? 1 महीना में संसद से अनुमोदन दिलाने की जरूरत होती है। कितने समय तक रह सकता है? अनंत काल तक रह सकता है, कितने भी समय तक रह सकता है, लेकिन बस शर्त ये होती है 6 महीने में इसको अनुमोदन दिलाना पड़ेगा। ये वाला भी कॉन्सेप्ट कब जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ये वाला भी कॉन्सेप्ट पूरी कैबिनेट द्वारा ये भी कब जोड़ा गया है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये जितना भी थोड़ा सा कठिन बनाया गया, आपातकाल को जितना भी कठिन बनाया गया, तो कठिन बनाने की पूरी पूरी कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 44। ठीक है, इतनी चीज लिखी हुई है, ये सारी चीजें ये सब लिखी हुई है। अब आगे एक बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया, मान लिया एक बार हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया, उसके बाद ये कंटिन्यू जारी रहेगा, लेकिन इसको हटाए भी तो सकते हैं। इसको हटाने की तो कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसको हटाने की क्या व्यवस्था होती है? यानी राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त कैसे होता है? राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना। अगला क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना। समाप्त कैसे किया जा सकता है? आपातकाल तो लागू कर दिया, लेकिन इसको समाप्त कैसे करेंगे? ये व्यवस्था क्या हो सकती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के संबंध में बताई गई है कि पहली व्यवस्था क्या हो सकती है? राष्ट्रपति जब चाहे, ठीक है, पहला विकल्प क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति इसको जब चाहे क्या कर सकते हैं? वापस ले सकते हैं। ठीक है, किसी से अनुमोदन की कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहेंगे आपातकाल को क्या करेंगे? वापस कर देंगे, एक आदेश निकालेंगे, आपातकाल हमारा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपातकाल को समाप्त करने का? दूसरा तरीका ये हो सकता है यदि लोकसभा, यहाँ पर देखो किसको दी गई है? लोकसभा, संसद की बात नहीं कर रहा है। यदि लोकसभा ऐसा कोई प्रस्ताव पारित कर दे, यदि लोकसभा ऐसा कोई प्रस्ताव पारित कर दे, कैसे बहुमत से? साधारण बहुमत से। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर दे आपातकाल को वापसी लेने के लिए, तो भी आपातकाल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो लागू करने के लिए विशेष बहुमत, लागू करने के लिए विशेष बहुमत, लेकिन वापस लेने के लिए साधारण बहुमत। जब चाहे तब आसानी से उसको वापस ले सकते हैं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? अगर लोकसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्यों से, यानी कि लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 5। कितने हैं? देखो यहाँ पे देख लेंगे लोकसभा, अगर इस लोकसभा की बात करें, लोकसभा कोई प्रस्ताव पारित कर दे, कैसे बहुमत से? साधारण बहुमत से। अगर साधारण बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर दे, तब भी आपातकाल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये एक प्रस्ताव लाना है और साधारण बहुमत से पारित करेंगे, प्रस्ताव हो जाएगा वहीं पे समाप्त, उद्घोषणा वाला। यहाँ पर कैसा होता है? विशेष बहुमत। लागू करना होगा तो विशेष बहुमत, वापिस करना होगा तो साधारण बहुमत। और देखो तीसरा तरीका क्या हो सकता है? अगर लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उसका 1/10 सदस्य, 1/10 का क्या मतलब हो जाएगा? 545, और इसका 1/10 कितना आएगा? 54.3, यानी कि 55 मान लो करीब। अगर लोकसभा के 55 सदस्य किसी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करें और ऐसा प्रस्ताव किसको सौंप दें? स्पीकर को सौंप दें। ठीक है, किसी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके ऐसा प्रस्ताव स्पीकर को सौंप दें, तो स्पीकर को क्या करना पड़ेगा? स्पीकर में लोकसभा का अध्यक्ष, अगर अध्यक्ष को अगर ऐसा कोई प्रस्ताव सौंप दें, तो अध्यक्ष को क्या करना पड़ेगा? 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा का एक सत्र बुलाना पड़ेगा। लोकसभा का सत्र बुलाया जाएगा और लोकसभा के सत्र में उसी प्रस्ताव को रखा जाएगा। अगर लोकसभा के सत्र के दौरान उस आपात के घोषणा के प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाए, तो यही पे आपातकाल हो जाएगा समाप्त। ठीक है, ऐसे लगे यानी कि आपातकाल को लागू करना बहुत कठिन है, समाप्त करना बहुत आसान है। जब चाहे समाप्त कर सकते हैं, राष्ट्रपति जब चाहे इसको वापस ले सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर लोकसभा का सत्र आया और लोकसभा के सत्र में साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाए प्रस्ताव, ये हो जाएगा समाप्त। तीसरा, सत्र नहीं अगर चल रहा है तो लोकसभा के 1/10 सदस्य एक स्पीकर को ऐसा प्रस्ताव लिख कर दे कि सत्र बुलाओ, तो स्पीकर क्या करेंगे? 14 दिन के अंदर सत्र बुलाएंगे
खारिज कर दिया तो आपातकाल हो जाएगा समाप्त। इसके अलावा अगर उसको निश्चित समय में अनुमोदन ना मिल सके, अगर निश्चित समय में अनुमोदन ना मिले तब भी आपातकाल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, ऐसे करके आपातकाल हो जाता है समाप्त। लागू करने की प्रक्रिया समझ गए, हटाने की प्रक्रिया समझ गए। हाँ राष्ट्रपति जब लगाता है आपातकाल तो कैबिनेट में हाँ इधर जब हटाएगा ये भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही रहेगा। मतलब राष्ट्रपति यहाँ पे ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन नहीं है, ठीक है, ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन नहीं, पूछ के ही करेगा। मतलब एक प्रकार से सरकार का ही ये डिसीजन होगा। ठीक है, इस तरीके से राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, आपातकाल को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो उसके अंदर आपातकाल को समाप्त करना। मेरी कर लो, आपातकाल को समाप्त करना। आपातकाल को समाप्त करना, इसके लिए पहला पॉइंट, राष्ट्रपति जब चाहे, राष्ट्रपति जब चाहे आपातकाल को, राष्ट्रपति जब चाहे आपातकाल को निरस्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे आपातकाल को निरस्त कर सकते हैं। नंबर 2, यदि लोकसभा आपातकाल की उद्घोषणा को, यदि लोकसभा आपातकाल की उद्घोषणा को खारिज कर दे, नंबर 3, यदि लोकसभा के, नंबर 3, यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य, यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य स्पीकर या अध्यक्ष, यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य स्पीकर या अध्यक्ष को कोई प्रस्ताव लिखकर दें, कोई प्रस्ताव लिखकर दें, कोई प्रस्ताव लिखकर दें, तो लोकसभा के अध्यक्ष, 14 दिन के अंदर, तो लोकसभा के अध्यक्ष 14 दिन के अंदर लोकसभा का सत्र बुलाएंगे, लोकसभा का सत्र बुलाएंगे। और यदि इस सत्र में, समय ध्यान रखना है कितने दिन के अंतर्गत बुलाएंगे, 14 दिन के अंतर्गत ऐसी मीटिंग को बुलानी पड़ेगी। ठीक है, लोकसभा में 14 दिन के अंदर एक मीटिंग बुलाएंगे लोकसभा की। और ऐसे सत्र में यदि लोकसभा, और ऐसे सत्र में यदि लोकसभा आपातकाल को समाप्त करने का, ऐसे सत्र में लोकसभा आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर दे, तो आपातकाल समाप्त हो जाएगा।
तो आपातकाल समाप्त हो जाएगा। मतलब इसको लागू करना बहुत कठिन है, लेकिन इसको हटाना बहुत आसान है कि राष्ट्रपति अपने आप ही हटा सकते हैं और दूसरा उसको साधारण बहुमत से हटा सकते हैं। तीसरी बात, इसमें पूरी संसद की जरूरत भी नहीं है, खाली लोकसभा चाहे तो खाली लोकसभा इसको हटा सकती है। और जबकि लागू करना बहुत कठिन है, क्योंकि लागू करने में दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, 6 माह के अनुमोदन के बाद उसको फिर से कंटिन्यू करना, हटाना चाहते हैं हटाना, ठीक है। इतनी चीजें आपको लोकसभा मतलब जो है आपात के लागू करने और हटाने की समझ में ध्यान रखनी है। अब देखो, जब हमारा आपातकाल लागू होता है 352 वाला आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है? 352 वाले आपातकाल की अगर बात करें तो 352 वाला आपातकाल अभी तक 3 बार लागू हुआ है। 352 वाला आपातकाल 3 बार लागू हुआ है। और देखो 3 बार कौन से आपातकाल है, किस तरीके के? देखो 352 के आपातकाल की अगर बात करें तो पहली बार ये आपातकाल लागू हुआ था 1962 में, जब भारत चाइना युद्ध हुआ था। भारत चीन युद्ध जब ये हुआ था तो पहली बार आपातकाल लागू किया गया था, आज तक 352 वाला, ठीक। दूसरी बात करें तो 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ है, जहां पर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, 1971 में दूसरी बार आपातकाल तब लागू किया गया था। तीसरी बार आपातकाल लागू किया गया था 1975 में इंदिरा गांधी के समय, जब उनके इलेक्शन को लेकर बात आई थी। तो ये तीसरा आपातकाल हो जाता है। 3 आपातकाल हमारे अभी तक लागू किए गए, 352 दिख रहा है। एक 1962 में भारत चाइना युद्ध के समय, दूसरा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और तीसरा 1975 में। इन तीनों में अंतर ये है कि ये वाले जो आपातकाल है 1962 और 1971 वाले, ये आपातकाल कैसे हैं? ये बाह्य आपातकाल, ये हो जाएंगे बाह्य आपातकाल। लेकिन अगर 1975 वाले की बात करें, ये कैसा है? ये आंतरिक आपातकाल है, आंतरिक आपातकाल। क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर वाले दोनों हैं ये तो युद्ध की स्थिति में आपातकाल घोषित किए गए थे, लेकिन जो 1975 वाला आपातकाल है ये आंतरिक अशांति के आधार पर घोषित किया गया था। तो ये आंतरिक आपातकाल है और ये दोनों कैसे हैं? बाह्य आपातकाल है। अब देखो इन दोनों का मतलब क्या होता है, बाह्य आपातकाल और आंतरिक आपातकाल। एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया कोई अगर आपातकाल चल रहा है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपातकाल चल रहा है तो दूसरा आपातकाल घोषित नहीं कर सकते। एक संविधान संशोधन लाया गया था, 38वां संविधान संशोधन, 38वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से बात कही गई थी कि अगर एक आपातकाल लागू है तो दूसरी घोषणा तुरंत अपने आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो 1962 में जब हमारा आपातकाल लागू हुआ था, तो इसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान का भी युद्ध हो गया था। तो 1962 वाला आपातकाल उसमें लागू हुआ, इसके बाद 68 में हटाया गया, ठीक। तो ये तो कंटिन्यू चल ही रहा था, 1965 वाले का भी काम चल गया, तो अलग से आपातकाल नहीं लागू करना पड़ा। लेकिन जब 1971 का युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान, तो ये युद्ध, ये आपातकाल चल रहा है, ये आपातकाल चल रहा है, उसी दौरान बीच में दूसरा आपातकाल लागू किया गया था। कौन सा? 1975 वाला। और ये दोनों ही आपातकाल इकट्ठे हटाए गए 1977, ठीक है। तो एक आपातकाल अगर चल रहा है तो उस आपातकाल के चलने के दौरान दूसरी घोषणा कर सकते हैं। एक कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 38वें संविधान संशोधन द्वारा। एक बार ध्यान रखना, जब ये आपातकाल लागू होता है तो उस आपातकाल लागू होने के प्रभाव क्या क्या होते हैं? इसके परिणाम की अगर बात करें, प्रभाव या परिणाम की बात करें, तो पहले तो इसके मूल अधिकारों पर परिणाम देख लेते हैं कि आपातकाल का मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव होता है। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जैसे देख लेते हैं। देखो, जब भी बाह्य आपातकाल के आधार पर आपातकाल लागू किया जाए, दो प्रकार के, बाह्य और आंतरिक। जब भी बाह्य आपातकाल लागू किया जाता है तो बाह्य आपातकाल लागू होते ही आर्टिकल 358 स्वतः लागू हो जाता है। आर्टिकल 358 स्वतः लागू हो जाता है। वो आर्टिकल 358 में लिखा हुआ है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रता क्या हो जाएगी? निलंबित हो जाएगी, ठीक। तो अगर बाह्य आपातकाल के आधार पर कानून ये आपातकाल हमारा लागू किया गया है तो 358 अपने आप लागू हो जाएगा। और अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत जो हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ये सब क्या हो जाएंगी? सस्पेंड हो जाएंगी। ये बात कही गई है मूल अधिकारों पर परिणाम के संबंध में, ठीक है। तो जब भी हमारा ये वाला आपातकाल लागू होगा तो 358 अपने आप लागू हो जाएगा। 19 के तहत मिली हुई 6 स्वतंत्रताएं हो जाएंगी समाप्त। लेकिन अगर आंतरिक आपातकाल लागू हुआ है तो आंतरिक आपातकाल की स्थिति में 358 अपने आप लागू नहीं होगा।
आंतरिक आपातकाल अगर लागू हुआ है तो यहाँ पर आर्टिकल 359 के तहत अगर राष्ट्रपति कोई आदेश निकाले, 359 के तहत अगर राष्ट्रपति कोई आदेश निकाले तो यहाँ पर जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब निलंबित हो जाएंगे, केवल 2 को छोड़कर सब निलंबित हो जाएंगे। और 2 को छोड़कर कौन कौन से हैं? 20 और 21। ठीक है, 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे? सस्पेंड हो जाएंगे। और जो 20 और 21 को बचाने का कॉन्सेप्ट है, ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, पहले ये भी चले जाते दोनों, अब ये नहीं जा सकते 20-21 में। जरा एक बार बता दो 20 में क्या 21 में क्या? दो स्थिति के संबंध में संरक्षण कौन सा है? 20-21 में प्राणिक स्वतंत्रता। तो ये दोनों अधिकार हमारे नहीं जा सकते। अच्छा, अपराधों एवं दो स्थिति के संबंध में कौन कौन से संरक्षण दिए गए? कौन कौन से? दो एजेंट से हमारी विधियां होती हैं, क्रिमिनल लॉ होते हैं, उनके लिए संरक्षण, भूतलक्षी कानूनी विधियों से संरक्षण, क्रिमिनल केस को बैकडेट से लागू नहीं कर सकते, एक ही अपराध में एक से अधिक बार नहीं कर सकते। और क्या कहा गया? स्वयं की मुक्त दवाई देने से संरक्षण किया गया। एक तो ये वाला 21 में क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के प्राधिकार के बिना किसी को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते। अब पता लगे कि 21 चला गया, ऐसे एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सिचुएशन में सोचो, मान लिया 21 भी चला जाए, ठीक, आपातकाल लागू हो गया तो 21 भी चला गया, और जितने भी विरोधी नेता हैं उन सब नेताओं को सरकार ने भी जरा सा छोटा सा क्राइम हुआ, अब क्राइम भी नहीं हुआ, कोई ऐसा ही कुछ बोल दिया, बस आपको लटकाएंगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से लटका दिया, जीते के लटका दिया, तो 21 तो निलंबित हो गया। ठीक, बात में करते हैं उसकी पूर्ति के लिए आंसर तो है हो ही नहीं, सारे खर लटका दिए। ये कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि विधि के प्राधिकार के बिना किसी को प्राण दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते। तो ये चीजें हमारे मूल अधिकारों के संबंध में है कि जब भी बाह्य आपातकाल लागू होता है, अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाएगा, और जैसे ही 358 लागू होगा, अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त स्वतंत्रताएं निलंबित हो जाएंगी। ठीक, आंतरिक आपातकाल लागू होगा तो आंतरिक आपातकाल लागू होने पर 358 अपने आप लागू नहीं होगा। 359 के तहत जब राष्ट्रपति आदेश निकालेंगे और उस आदेश में जिन जिन मौलिक अधिकारों का प्रावधान कर दिया जाएगा वो सब क्या हो जाएंगे? सब सस्पेंड हो जाएंगे, केवल 2 को छोड़कर। 20 और 21 किसी भी सिचुएशन में सस्पेंड नहीं होगा, ऐसा समझो, ठीक है, चाहे कुछ भी आ जाए, कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन 20 और 21 सस्पेंड नहीं होगा, ये बना रहेगा ऐसे कैसे, ये दोनों आर्टिकल। ठीक, बाकी हमारे सब सस्पेंड हो जाएंगे, 32 भी सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है, 32 भी सस्पेंड हो जाएगा। और जब 32 सस्पेंड हो जाएगा तो मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? 226 के तहत कहाँ चले जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि 32 सस्पेंड है, 226 सस्पेंड नहीं। तो अपने संरक्षण के लिए कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अब इसमें कुछ अंतर है? 32 सस्पेंड हो गया और 226 के तहत हाई कोर्ट गए, तो इनमें कोई अंतर है कि नहीं? मना नहीं कर सकता, क्योंकि 226 हमारा क्या है? 226 हमारा फंडामेंटल राइट नहीं, तो हाई कोर्ट का मन चाहे रिट जारी करे या मना कर देती, लेकिन 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। ठीक, और ये हो गया सस्पेंड, तो 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। कितनी चीज आ जाती है मूल अधिकारों के निलंबन के समय, इसको नोट कर लो, बाकी हम देखते हैं। पेटी डालो, राष्ट्रीय आपातकाल के परिणाम या प्रभाव, राष्ट्रीय आपातकाल के परिणाम या प्रभाव। पहला पॉइंट, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हुआ है। नंबर 1, 1962 भारत चीन युद्ध, राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हुआ है। नंबर 1, 1962
1962 भारत चीन युद्ध, उसमें चीन ने क्या किया, नेपा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश है उसको पहले क्या कहते थे, नेपा कहते थे, ठीक। तो इस पे आक्रमण कर दिया था 1962 में, अक्टूबर 1962 में। तो भारत सरकार ने क्या किया था, इसी बाह्य आक्रमण के आधार पर भारत में आपातकाल घोषित किया था। ये पहला आपातकाल, भारत में इससे पहले आपातकाल नहीं लगा, ठीक। दूसरा नंबर 2, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। नंबर 3, 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर, 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर। यही भी एक चीज देख लो, जब 1975 में इंदिरा गांधी के समय आंतरिक आपातकाल लागू किया गया था, तो चूंकि इसमें सरकार ने अपनी शक्तियों का बहुत ज्यादा मिसयूज किया था। जब मिसयूज किया था तो इसके बाद 1977 में चुनाव हुए। जब 1977 में चुनाव हुए तो इसमें इंदिरा गांधी की सरकार हार गई चुनाव, और सरकार किसकी बन गई, जनता दल की सरकार बन गई। जनता दल की सरकार बनी 1977 में, और जनता दल की सरकार ने इसी आपातकाल के कारणों और मिसयूज किया गया शक्तियों की जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया था। उस आयोग का नाम था शाह कमीशन। इसका नाम ध्यान रखना है, शाह कमीशन। शाह कमीशन का गठन किया जनता दल की सरकार के द्वारा किया गया, और इसको ये देखना था कि ये जो आपातकाल लागू किया गया है इसके वास्तव में इसके पीछे कोई रीजन थे या बस ऐसे ही लागू कर दिया गया। तो शाह कमीशन ने कहा था इसमें बिना ये जो आपातकाल है ये गलत तरीके से लागू किया गया था। तो शाह कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही क्या किया गया था, एक संविधान संशोधन लाया गया था। तो संविधान संशोधन को कहते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की समीक्षा के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था, कोई समिति थी 42वें संविधान संशोधन की समीक्षा के लिए। सरकारी 1983 में बनी है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की समीक्षा के लिए कोई समिति आयोग वगैरह कुछ गठित किया गया था, करो कुछ और सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति किसके लिए है, 42वें संविधान संशोधन के लिए है। और 44वें के लिए कौन सी है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था मौलिक कर्तव्य इसी की समाज में लाए गए थे, तो वो 42वें के लिए है। और ये किसके लिए, 44वें के लिए। अगर डायरेक्ट बाई चांस में पूछ है कि 44वें संविधान संशोधन को किसकी सिफारिश पर लाया गया था, किसकी समीक्षा के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था, कौन सा हो जाएगा, शाह कमीशन। ये पॉइंट हम क्या नोट करो, ठीक। इसलिए 1975 के आपातकाल, 1975 के आपातकाल की जांच के लिए, 1975 के आपातकाल की जांच के लिए जनता दल की सरकार में, जनता दल की सरकार में शाह आयोग का गठन किया गया। शाह आयोग का गठन किया गया। शाह आयोग का गठन किया गया। शाह आयोग की सिफारिशों पर, शाह आयोग की सिफारिशों पर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, शाह आयोग की सिफारिशों पर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। ठीक है, ये हो गया। अब देखो परिणाम में मूल अधिकारों का परिणाम, मूल अधिकारों का प्रभाव, मूल अधिकारों पर प्रभाव। नंबर 1, बाह्य आपातकाल
बाह्य आपातकाल, एक्सटर्नल गलती, बाह्य आपातकाल लागू होते ही, बाह्य आपातकाल लागू होते ही अनुच्छेद 358, बाह्य आपातकाल लागू होते ही अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है। अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है और अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त 6 स्वतंत्रताएं और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त 6 स्वतंत्रताएं निलंबित हो जाती है, निलंबित हो जाती है। मतलब जैसी बाह्य आपातकाल लागू होगा कुछ नहीं करना है, 19 अपने आप निलंबित हो जाएगा, 358 लागू हो जाएगा, 19 अपने आप निलंबित हो जाएगा। ना संसद को कुछ करना है, ना राष्ट्रपति को कुछ करना है। जैसी आपातकाल लागू हो गया अब हमारे घूमने फिरने का अधिकार, बोलने का अधिकार, पार्टी वार्टी बनाने का अधिकार, ये सब हो जाते हैं सब, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते जैसे मान लिया ये भारत चीन का युद्ध शुरू हो गया, ये भारत चीन का युद्ध शुरू हो गया, कौन सा आपातकाल है? देखो बाह्य आपातकाल है। और कहना हमें तो भारत के राज्य क्षेत्र में अवाक संचरण का अधिकार है, हम तो इस समय माना का घूमने जाएंगे, वैसे जा सकते क्या? नहीं जा सकते, क्योंकि पता है भाई युद्ध हो रहा है, या फिर हमको इस समय लद्दाख घूमने जाएंगे, तो जा सकते उसमें? नहीं जा सकते, ठीक है। या पता है भारत चाइना का युद्ध हो रहा है, अभी हम लोग सामान्य परिस्थिति में कुछ भी बोल सकते हैं, युद्ध की परिस्थिति में जरा सोच विचार के बोलना पड़ता है, उस समय में बोलने का अधिकार दिया जाएगा क्या? नहीं दिया जाएगा उस तरीके से। तो ऐसे में अनुच्छेद 358 अपने आप लागू हो जाएगा, 19 के तहत जितनी भी स्वतंत्रता प्राप्त है ये सब सस्पेंड हो जाएगी, कुछ भी यहाँ पर नहीं करना होगा, ठीक। अगला देखो उसके आगे बाह्य आपत्ति, आंतरिक आपातकाल की स्थिति में, अगला देखो आंतरिक आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 359 के अंतर्गत, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति आदेश के द्वारा, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति आदेश के द्वारा मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, किंतु अनुच्छेद 20 एवं 21 किंतु अनुच्छेद 20 एवं 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, किंतु अनुच्छेद 20 एवं 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। बाकी सब निलंबित हो जाएंगे, लेकिन 20 और 21 किसी भी सिचुएशन में निलंबित नहीं होगा। ब्रैकेट में लिख लो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 20 और 21 को संरक्षण दिया गया है कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ब्रैकेट में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। देखो ये हमारा हो गया मौलिक अधिकारों पर प्रभाव हो गया। आप देख लेते हैं और कहाँ कहाँ प्रभाव होता है। तो शासन प्रणाली के हमारे कौन कौन से अंग चलते हैं? शासन प्रणाली का एक अंग होता है कार्यपालिका, एक अंग हो जाएगा हमारा कार्यपालिका, और दूसरा अंग कौन सा होता है? विधायिका, दूसरा अंग हो जाएगा विधायिका, और जो तीसरा अंग होगा, तीसरे अंग को क्या कहते हैं? तीसरे अंग को कहते हैं करके न्यायपालिका, न्यायपालिका। ऐसे शासन प्रणाली के हमारे 3 अंग होते हैं। न्यायपालिका के बारे में आपको बताया गया है कि न्यायपालिका कैसे सिस्टम पे काम करती है? यूनिटरी सिस्टम पे काम करती है। तो न्यायपालिका पे कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, तो न्यायपालिका वैसी चलती रहेगी।
कार्यपालिका विधायिका में प्रभाव पड़ जाएगा। कार्यपालिका विधायिका की अगर बात करें, जैसे कार्यपालिका वाले किस लेवल पे, एक केंद्र के लेवल पे कार्यपालिका और दूसरी कौन सी, राज्य के लेवल पे कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब हो गया सरकार, ठीक है, मंत्रिपरिषद वगैरह। तो केंद्र की भी कार्यपालिका और राज्य की भी कार्यपालिका, तो यहाँ पर भी प्रभाव पड़ेगा और यहाँ पर भी प्रभाव पड़ेगा। विधायिका की अगर बात करें तो विधायिका भी हमारी केंद्र लेवल की विधायिका और राज्य लेवल की विधायिका। केंद्र लेवल की विधायिका को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं, और राज्य लेवल की विधायिका को क्या कहते हैं, राज्य का विधानमंडल कहते हैं। तो जब भी 352 के तहत आपातकाल लागू होता है तो ये दोनों तो प्रभावित होंगे, लेकिन ये प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि न्यायपालिका कैसे चलती है, सिंगल सिस्टम में चलती है, यहाँ पर फेडरल सिस्टम लागू नहीं होता है। अब देखो क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। कार्यपालिका की अगर बात करें, यानी कि मंत्रिपरिषद की अगर बात करें, तो यहाँ पर केंद्र सरकार राज्य सरकार पर नियंत्रण स्थापित कर देती है, ठीक है। जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो यहाँ पर जो राज्य सरकारें होती हैं, राज्य सरकार की कार्यपालिका पर कंट्रोल किसका हो जाता है, केंद्र सरकार का कंट्रोल हो जाता है। ये किसके निर्देशों पर काम करेंगे, केंद्र सरकार के निर्देशों पर काम करेंगे। राज्य की जितनी मंत्रिपरिषद होगी ये किसके कंट्रोल में काम करेंगे, केंद्र के कंट्रोल में काम, ये बने रहेंगे, ठीक है। राज्य की मंत्रिपरिषद भंग नहीं की जाएगी, मंत्रिपरिषद बनी रहेगी, यहाँ की विधायिका काम करती रहेगी, लेकिन ये सब किसके निर्देशों पर काम करेंगे, केंद्र के निर्देश पे काम करेंगे। एक तो ये चेंज हो जाता है, यहाँ पर मेन चीज हो जाता है। विधायिका की अगर बात करें तो केंद्र की विधायिका को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं, और राज्य की विधायिका को क्या कहते हैं, राज्य का विधानमंडल कहते हैं। तो जैसे ही आपातकाल लागू होता है तो आपातकाल लागू होने के बाद केंद्र और राज्य दोनों के विधायिका का कार्यकाल क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दोनों के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। संसद यानी कि लोकसभा के भी कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं, विधानसभा के भी कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में हम लोग देखें तो लोकसभा और विधानसभा दोनों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। अगर इसको संविधान संशोधन के माध्यम से बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, अगर संविधान संशोधन के माध्यम से ना बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ा सकते हैं, आपातकाल के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। आपातकाल लागू होगा तो ये अपने आप बढ़ जाएगा, 5 की जगह 6 हो गया, 7 हो, कितने भी समय तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 6 महीने पे अनुमोदन लेना पड़ेगा, और अनुमोदन लेने के बाद इसके कार्यकाल को हम 5 वर्ष से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जब 1975 में आपातकाल हमारा लागू किया गया था, उसके बाद हमारी लोकसभा कब तक चली थी, 1977 तक चली, जबकि चुनाव हुए थे 1971 में हुए थे, ठीक है। हालांकि ये वाला जो चेंज किया गया था ये इसका तो प्रभाव था ही था, साथ में इसके लिए संविधान संशोधन भी लाया गया था। मतलब हमारा कहने का ये कि लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को अगर बढ़ाना है तो बढ़ाने का एक तरीका तो ये हो जाएगा कि आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लागू है तो बढ़ा दिया जाएगा। दूसरा तरीका हो सकता है संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन से ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन संविधान संशोधन से बढ़ाएंगे तो परमानेंट बढ़ गया, और संविधान संशोधन नहीं किया तो ये तब तक बढ़ा रहेगा जब तक आपातकाल लागू रहेगा। उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने पड़ेंगे। तीसरी, तो अगर ये संविधान संशोधन के माध्यम से बढ़ाया जाए तो आज तक कभी संविधान संशोधन के माध्यम से चेंज किया गया है या नहीं किया गया है? किया गया है, पूछा गया है, लेकिन याद तो करना पड़ेगा कब किया गया। ये एक चीज है, खाली किया गया है तो नहीं चलेगा, कब किया गया इससे काम चलेगा। कब किया गया यार, इसमें और बताओ, विकल्प दे, विकल्प है, विकल्प ले लो। एक विकल्प हमारा हो गया 9वां संविधान संशोधन अधिनियम, दूसरा हो गया आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, एक हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, और एक हमारा हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। ये सही है, सही है, नहीं आएगा, सही है, कौन सा है 9 ये वाला सबका 9 42 44 86 है। इस बात का हम याद रखिए, 42वें के द्वारा बढ़ाया गया, 44वें के द्वारा कम किया गया था, 42वें के द्वारा 6 वर्ष किया गया, 44वें के द्वारा 5 वर्ष कर दिया गया। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स एपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी उनसे संबंधित है 3 जगह पे, और जो 9 है ये बेगुबारी प्रकरण से संबंधित है, बेगुबारी का, ठीक है। सब संविधान संशोधन ध्यान रखना, थोड़ा इकट्ठे बना दे, एक जगह पे सारे इकट्ठे बना के सब इकट्ठे भेज देंगे, एक जगह पे अभी सब बिखरे हुए हैं, एक जगह पे लिख के तब भेज देंगे सारे, ठीक है। आपको एक जगह पे लिख के रहेंगे, ध्यान भी रहेगा कैसे करते हैं। अभी
जब तक चल रही क्लास तब तक चलने दो, जब किस दिन समय देखेंगे सब इकट्ठे बनाएंगे, इकट्ठे आप लोगों को ग्रुप में भेज देंगे, अपने एक जगह में नोट कर देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होगा कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था, और 44वें के द्वारा इसको फिर से क्या कर दिया गया था, 5 वर्ष कर दिया गया था। हालांकि ऐसी सिचुएशन अगर कभी आती है तो संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, ऐसे ही विधायिका के कार्यकाल को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और ये बढ़ा के हम जब तक चाहे तब तक दे सकते हैं, लेकिन जब आपातकाल समाप्त हो जाएगा उस दौरान, ठीक है, उस दौरान 6 महीने के बाद इलेक्शन कराने ही कराना, ठीक है। केंद्र में भी और राज्य में मैक्सिमम 6 महीने का समय रहेगा, जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा 6 महीने में इलेक्शन कराने कराना। और जो और विधायिका में इसमें क्या होता है, इसी समय की अगर बात करें तो कार्यपालिका और विधायिका में इस समय जो टैक्स का बंटवारा होता है, जो टैक्स का बंटवारा होता है सामान्य परिस्थितियों के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये सस्पेंड हो जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में जिस तरीके का टैक्स का बंटवारा करते हैं वैसा बंटवारा इस समय नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त केंद्र को ज्यादा पैसे की जरूरत है, आपातकाल लगा हुआ है, युद्ध हो रहा है, वैसे सीधी बात है केंद्र को पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं जरूरत है। तो टैक्स का जो सामान्य बंटवारा होता है आपातकाल की स्थिति में क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, ठीक। और एक चीज कि इस समय केंद्र चाहे तो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय, ऐसी विधि आपातकाल समाप्त होने के बाद भी प्रभावी रहेगी। अगर विधानमंडल चाहे तो उसको खारिज कर सकता है, अन्यथा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक। ये चीजें हमारी चेंज हो जाती है, मतलब कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राज्य की कार्यपालिका किसके कंट्रोल में काम करेगी, केंद्र के कंट्रोल पर ही रहेगी, ठीक है। ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखना है, राज्य की कार्यपालिका समाप्त नहीं होगी, सब मंत्री बने रहेंगे, जितने भी राज्य सबके सब मंत्री मुख्यमंत्री सब बने रहेंगे, लेकिन वो किसके कंट्रोल में काम करेंगे, केंद्र के कंट्रोल में। मतलब सिस्टम हमारा पूरी तरीके से कैसा हो जाएगा, यूनिटरी हो जाएगा, सिस्टम पूरी तरीके से यूनिटरी हो जाएगा, ये स्वतंत्र होकर काम नहीं करेंगे, ये केंद्र सरकार के कंट्रोल में काम करेंगे। दूसरे विधायिका की बात करें तो इस दौरान केंद्र में और राज्य में लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जब तक आपातकाल जारी रहेगा 6-6 महीने तक उसको बढ़ाते हैं, ऐसे करके इनका भी कार्यकाल क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और ये जब आपातकाल समाप्त हो जाएगा उसके 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी होगा। जब तक आपातकाल प्रभावी रहेगा तब तक टैक्स का सामान्य बंटवारा हमारा क्या रहेगा, सस्पेंड रहेगा। मतलब फिर आयोग की सिफारिशें इस समय बाध्यकारी तो वैसे भी नहीं होती है, लेकिन इस समय अगर केंद्र सरकार चाहे तो जो अलॉटमेंट कर रखा है वो भी ना दे तो उसके लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। आर्टिकल 275 ध्यान है, क्या है 275 ऐसा संचित संचित 266 में स्टेट्यूटरी ग्रांट यहाँ पर क्या दिया गया है क्षेत्र में, स्टेट्यूटरी ग्रांट, स्टेट्यूटरी ग्रांट का मतलब है ऐसी ग्रांट जो वित्त आयोग की सिफारिश पर दी जाती है। तो सामान्य परिस्थितियों में तो जितना निर्धारित कर रखा है उतना मिलेगा, लेकिन अगर ये वाला आपातकाल लागू है तो ये स्टेट्यूटरी ग्रांट क्या रहेगा, निलंबित रहेगा, ठीक है। इतनी चीजें याद रखनी है, इसके पर नोट कर लो, इसका एक एक करके लिखो, पहला पॉइंट लिखो, आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच आपसी संबंध, आपसी संबंध प्रभावित होते हैं, आपसी संबंध प्रभावित होते हैं। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार राज्यों को, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश देने की शक्ति, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश देने की शक्ति रखती है, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश देने की शक्ति रखती है। अगला पॉइंट, राज्य की विधायी शक्ति
शक्तियां, राज्य की विधायी शक्तियां एवं राज्य का विधानमंडल, राज्य की विधायी शक्तियां एवं राज्य का विधानमंडल निलंबित नहीं होता, निलंबित नहीं होता, किंतु राज्य की विधायी शक्तियां, किंतु राज्य की विधायी शक्तियां केंद्र के नियंत्रण में, राज्य की विधायी शक्तियां केंद्र के नियंत्रण में संचालित की जाती हैं, केंद्र के नियंत्रण में संचालित की जाती हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विधायिकाओं का कार्यकाल, विधायिका मतलब केंद्र की विधायिका और राज्य की विधायिका, विधायिकाओं का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट, आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच, आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का सामान्य बंटवारा, टैक्स का सामान्य बंटवारा निलंबित रहता है, टैक्स का सामान्य बंटवारा निलंबित रहता है। मतलब जब तक आपातकाल लागू रहेगा तब तक टैक्स उस तरीके से नहीं बांटा जाएगा जिस तरीके से बांटा जाता है सामान्य परिस्थिति में, उस समय उसको सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, ये चीजें अब देखो, ये तो हो गया हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में इतनी चीजें ध्यान रखना, इतना हमारा राष्ट्रीय आपातकाल पर्याप्त हो गया। इतनी चीजें आपको राष्ट्रीय आपातकाल में ध्यान रखनी है कि कैसे करके लागू होता है, कौन लागू करता है, कब कब लागू किया गया है, कितने समय तक लागू रहता है, क्या कैसे परिणाम हो सकते। ठीक है, ये चीजें एक बार पूरा रिपीट कर लो, एक कॉपी दे दो, किसी लिखा हुआ है, एक कॉपी दे दो और बिना कॉपी में देख के अपनी इसको रिपीट कर लो, बता दो। देखो, आपातकाल की अगर बात करें, कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है? 352। कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति। बहुमत कितना चाहिए होता है? विशेष बहुमत कितनी बार लागू हुआ है? 3 बार। पहली बार 1962, दूसरी बार 1971, तीसरी बार 1975 में लागू हुआ। और बता दो, जो हमारा आपातकाल लागू होता है, इस आपातकाल को अगर हटाना है, समाप्त कैसे करेंगे? नंबर 1, राष्ट्रपति जब चाहे तब वापस ले ले। दूसरा, लोकसभा जब चाहे तो वापस ले ले, खारिज कर दे। नंबर 3, अगर एक 10 सदस्य साइन कर दे तो लोकसभा का सत्र बुलाया जाएगा, उसको खारिज कर दिया जाएगा। नंबर 4, अच्छा 4 लिखा है, अनुमोदन समाप्त हो जाएगा। अच्छा 1-4 वाला यहाँ पे लिखा था, काफी मान लिख पाया, लिख लो। 14 वाला चाहे लिख लो, इसको लिख लेना। मतलब अनुमोदन का समय अगर ना हो पाए, ठीक है, अनुमोदन बताएगा 6 महीने में, अगर 6 महीने निकल गए अनुमोदन ना मिले, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, तो भी समाप्त हो जाएगा। इसको भी नोट कर लेना, ठीक है, अभी ठीक है। और बता दो, अच्छा अब देखो इसके प्रभाव की अगर बात करें तो मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव होता है? अगर बाह्य आपातकाल लागू हो तो और आंतरिक आपातकाल लागू हो तो बाह्य आपातकाल में क्या होगा? 358 लागू हो जाएगा, अपने आप 19 हो जाएगा सस्पेंड। और अगर आंतरिक आपातकाल लागू हो तो 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश निकालेंगे और मूल अधिकार सस्पेंड हो जाएगा। 2 को छोड़कर कौन कौन से? 20 और 21 को छोड़कर। कितने आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं? 3
पहली बार में 1 महीने, उसके बाद 6 माह पर कितने समय तक इसको लागू कर सकते हैं? जब तक चाहे इसको लागू कर सकते हैं, और 6 महीने में अप्रूवल मिलता रहे इसको कंटिन्यू जारी कर सकते हैं। और बता दो इसका विधायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर राज्य की विधायिका की बात करें तो विधायिका का कार्यकाल वगैरह क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं कि विधायिका का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। और अधिकार हो गए विधायिका हो गई, कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। राज्य की कार्यपालिका किसके कंट्रोल में काम करेगी? केंद्र के कंट्रोल में काम करेगी। वित्तीय प्रभाव क्या होते हैं? टैक्स का सामान्य बंटवारा सस्पेंड हो जाएगा। न्यायिक प्रभाव क्या होते हैं? कोई प्रभाव नहीं, न्यायिक प्रभाव कोई नहीं। इतना ध्यान रखना आपको। अनुच्छेद 52 के तहत 352 के तहत इसको नोट कर लो। चौथा वाला जो एक रह गया वो लिख लो उसमें आपातकाल की समाप्ति में कि यदि अनुमोदन का समय पूरा हो गया, यहाँ पे आपातकाल की समाप्ति लिखा गया है, तीन लिखे, ये चौथा और लिख लो। यदि अनुमोदन का समय पूरा हो गया तभी आपातकाल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अनुमोदन 6 महीने में मिल रहा है, अगर 6 महीने हो गया, अगला 6 महीने का समय पूरा हो गया, अनुमोदन नहीं मिला तो आपातकाल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। तीसरी चीजें आर्टिकल 352 में ध्यान रखनी। अगला दोबारा कौन सा रहता है? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 356 में क्या है? राज्य आपातकाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। देखो यहाँ पर आपको 3 आर्टिकल ध्यान रखने हैं। 356 के समय आपको 3 आर्टिकल ध्यान रखने हैं। एक तो 355 और दूसरा 365 और तीसरा 356। ये 3 आर्टिकल क्या ध्यान रखने हैं? एक 355, दूसरा 356 और तीसरा कौन सा? 365। 365 की बात कही गई है निर्देशों की, यहाँ पे बात की गई है निर्देशों की, और 355 में बताई गई है बात संवैधानिक शासन। संवैधानिक शासन देखो ये क्या हो गया, तीनों को देख लेते हैं। तीनों आर्टिकल की क्या क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि केंद्र का ये कर्तव्य होगा, ठीक है, केंद्र का ये कर्तव्य होगा कि वो ये देखे कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। ये ड्यूटी किसकी है? केंद्र की है। आर्टिकल 355 के तहत इस संघ का ये कर्तव्य है कि वो ये देखे कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। और अगर किसी संविधान के अनुसार किसी राज्य का शासन नहीं चल रहा है तो अनुच्छेद 356 के तहत वहां पर क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन। तो पहला तो आर्टिकल आपको 355 ध्यान रखना है। 355 में कहा गया है कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वो देखे कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये संविधान के अनुसार चलाना सुनिश्चित करेगा। ये जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? ये केंद्र की जिम्मेदारी है। दूसरी बात 356 में कहा गया है कि यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, यहाँ पे कहा गया कि संविधान के अनुसार चला जाए। 356 में कहा गया है कि यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो या तो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, या फिर इस राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना, राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना उस राज्य में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति शासन कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 356, ठीक है। तो राज्य का शासन जब राष्ट्रपति के हाथ में चला जाएगा तो राज्य की शासन प्रणाली समाप्त, और राज्य को कौन कंट्रोल करेगा? केंद्र के राष्ट्रपति के द्वारा संचालित किया जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। हालांकि संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग नहीं किया गया। संविधान में क्या लिखा हुआ है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। ठीक है, 356 में क्या लिखा हुआ है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। ध्यान रखना ये शब्द संविधान में प्रयोग नहीं किया गया। ऐसे पॉइंट सामने यूपीएससी पूछते हैं कि ये शब्द संविधान में है या ऐसे कि संविधान के अनुसार ऐसा, संविधान में ऐसा केवल लिखते हैं। तो संविधान में वो चीज है या नहीं ये भी ध्यान रखना है। राष्ट्रपति शासन संविधान में नहीं लिखा हुआ है। संविधान में क्या लिखा हुआ है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, ये शब्द लिखा हुआ है। अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाएगी तो राज्य का शासन कौन ले लेंगे? राष्ट्रपति ले लेंगे। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? राष्ट्रपति शासन बोल देते हैं। इसी से रिलेटेड तीसरा आर्टिकल है, ये क्या कहा गया? 365। इसमें कहा गया है यदि कोई राज्य केंद्र के सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों को फॉलो करने में असमर्थ रहता है, केंद्र ने कोई निर्देश जारी किए और राज्य अगर उन निर्देशों को फॉलो ना करे तो राष्ट्रपति के लिए ये मानना पर्याप्त है कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपने आप मान लेंगे, केंद्र ने कोई
निर्देश जारी किए कि राज्य ऐसा 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 करेंगे, राज्य नहीं मान रहे, तो अगर राज्य का नहीं मानेगा तो राष्ट्रपति को इतने से ही मानेगा कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, और राष्ट्रपति क्या करेंगे 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे। ठीक है हैं? क्या हुआ द्वारा पढ़े देंगे मैंने कहा था नाम पढ़ के देना उनका नाम। हाँ नाम पर हाँ अलग अलग है दोनों, ठीक है, हिस्ट्री का अलग है, पॉलिटिकल दोनों का है, ठीक है दोनों का। तो देखो 355 और 356 और 365 तीन आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं, ये किससे संबंधित हो जाएंगे, ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तीनों आर्टिकल आए समझ में, तीनों आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है देखो फिर से देख लो। 355 में कहा गया है कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि राज्यों में ये सुनिश्चित करे कि राज्यों का शासन संविधान के अनुसार चलाया जा रहा है, ये किसमें है 355 में। 356 में कहा गया है कि यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार संचालित नहीं किया जा रहा है तो राष्ट्रपति या तो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या फिर राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना क्या कर सकता है, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। फिर 365 में कहा गया है कि यदि संघ ने राज्य को कोई निर्देश जारी किए हैं और राज्य अगर उन निर्देशों को पूरा करने से मना कर दे, फॉलो ना करे, तो ऐसे में राष्ट्रपति के लिए मानना पर्याप्त होगा कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, और राष्ट्रपति क्या करेंगे, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। क्लियर है बात इतनी? अब देखो राष्ट्रपति शासन लग गया, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो इसको भी तो अनुमोदन की जरूरत होगी, राष्ट्रपति शासन को भी तो अनुमोदन दिलाएंगे, तो राष्ट्रपति शासन को अनुमोदन दिलाने के लिए समय कितना है 2 माह, ये ध्यान रखना है। वहां पर 1 माह है 352 में 1 माह है, और यहाँ पर कितना है 2 माह है, मतलब किसी भी राज्य में बिना संसद के अनुमोदन के कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है 2 महीने तक। 2 महीने के अंदर अंदर उसको संसद से अनुमोदन दिलाना पड़ेगा। अब 2 महीने में उसको संसद से अनुमोदन मिल गया, अब वहां पर राष्ट्रपति शासन कंटिन्यू हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे 6 महीने पर 6 महीने पर फिर से अनुमोदन दिलाएंगे, और किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम कितने समय तक रह सकता है 3 साल तक, ये ध्यान रखिए, अंतकाल नहीं है, ठीक है, ये मैक्सिमम 3 साल तक है। किसी भी राज्य में मैक्सिमम राष्ट्रपति शासन कितने साल तक रहेगा 3 साल तक रहेगा। 6 महीने पे अनुमोदन दिलाएंगे और 3 साल के बाद राष्ट्रपति शासन समाप्त करना है, इसके बाद वहां पे इलेक्शन कराने पड़ेंगे, और इसके भी बाद अगर इसको कंटिन्यू जारी करना है तब इलेक्शन नहीं कराएंगे। अगर चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे, चुनाव आयोग जो हमारा है, चुनाव आयोग अगर प्रमाणित कर दे कि अभी इलेक्शन कराने की परिस्थितियां नहीं, ठीक है, तब आगे की परिस्थितियां देखी जाएंगी, वरना कितने समय तक मैक्सिमम जारी रह सकता है 3 साल तक जारी रह सकता है। क्वेश्चन आपसे अगर आए कि सबसे पहली बार ये राष्ट्रपति शासन कहां लगाया गया था, तो सबसे पहली बार 1951 में कहां लगाया गया था, पंजाब में। पहली बार सबसे पहले कहां लगाया गया, पंजाब में लगाया गया। अब तक सबसे ज्यादा बार मिसयूज जिसका किया गया है आर्टिकल को कौन सा है 356 ये, अब तक लगभग 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन कर चुका है, ठीक है, 100 से ज्यादा बार ये राष्ट्रपति शासन कर चुका है। और सर्वाधिक बार अगर पूछा जाए, और शायद ऐसा कोई राज्य है ही नहीं जहां पर राष्ट्रपति शासन अब तक लगा नहीं है, सब जगह लग चुका है। सर्वाधिक बार अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक बार आपको बताया था उस दिन कहां लगा है, मणिपुर में, वर्तमान में कंटिन्यू है वहां पर मणिपुर में। कितनी बार लग चुका है 11 बार, 11वीं बार इस बार लगा है मणिपुर में। आपसे उत्तर प्रदेश का अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में कितनी बार लगा है 10 बार लगा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में 10 बार लगा है। मणिपुर में कितनी बार लगा है 11 बार लगा है। सबसे पहली बार कहां लगा है, पंजाब में लगा है। 2 महीने का अनुमोदन दिलाना होता है, 6 महीने के लिए मैक्सिमम कितने समय तक 3 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बात क्लियर, ध्यान नहीं किसी को, यही ध्यान नहीं तो घर में ध्यान नहीं, एक बार फिर से देख लो फिर बता देता हूं। 355 में क्या है, राष्ट्रपति कब राष्ट्रपति लगा 355 में लगा 355 में क्या, ये देखना संघ का एक कर्तव्य होगा कि वो देखे कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे, तो 356 कर देंगे, 356 करके क्या करेंगे, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। या तो राज्यपाल ने रिपोर्ट दे दी या फिर राज्यपाल ने रिपोर्ट नहीं दी।
आपने यहाँ अपनी राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं 356 के तहत वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। 365 में कहा गया है कि अगर केंद्र ने कोई निर्देश जारी किए हैं और राज्य उन निर्देशों को फॉलो ना करे तो केंद्र के लिए मानना पर्याप्त होगा कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, वहां पर क्या करेंगे राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल के माध्यम से राज्य में शासन चलाते हैं, ठीक है, ऐसे करेंगे। अगली बात, इसको जब लागू करेंगे तो अनुमोदन कितने समय में दिलाना है 2 महीने में दिलाना है। इसके बाद हर 6 महीने पे अनुमोदन दिलाना है और कितने समय तक जारी रख सकते हैं मैक्सिमम 3 साल तक जारी रख सकते हैं। सबसे पहली बार कहाँ लागू हुआ पंजाब में, सबसे ज्यादा बार मणिपुर में और स्पेशली यूपी का पूछा जाए तो 10 बार। इतनी चीजें लगती है इसका प्रभाव वगैरह अभी आगे देखेंगे। इसको नोट कर लो, तेरी कर लो राष्ट्रपति शासन, तेरी कर लो राष्ट्रपति शासन या राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। राष्ट्रपति शासन या राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। राष्ट्रपति शासन या राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र की विफलता। अब इसमें लिखो पहला पॉइंट, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 355, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 और अनुच्छेद 365 में मिलता है, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 में मिलता है। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 356 के अनुसार, अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य का शासन, अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, यदि राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या उसके बिना राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार, राज्य का शासन संविधान के अनुसार संचालित नहीं हो रहा, तो राष्ट्रपति उस राज्य में
राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल समझ लो कि कैसे करके किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जाएगा। जैसे मान लिया हम यूपी का ही एग्जांपल ले लें। यूपी की अगर बात करें तो यूपी के विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 403। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा सदस्यों की संख्या है। संविधान कहता है कि शासन वही सरकार चलाएगी जिसको विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। ठीक है, विधानसभा सदस्यों की संख्या, तो जिस दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है वही दल सरकार चला सकता है, अन्यथा कोई दल सरकार नहीं चला सकता। हमने मान लिया इन 403 सदस्यों के लिए चुनाव हुए और इन 403 सदस्यों में जब चुनाव होंगे तो मान लिया कि 190 सीटें ये किसको मिल गई? बीजेपी को मिल गई। ठीक है, और मान लिया ऐसे करके 30 सीटें ये किसको मिल गई? ये कोई और पार्टी ने नहीं, मान लिया कांग्रेस को मिल गई। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, ज्यादा ही कंपैरिजन हो सकती है, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, वरना बहुत अरे कांग्रेस की खुद ही कम कर दी। एक एग्जांपल के तौर पे खाली ले रहे हैं। ठीक है, और अगर बात करें तो बची कितनी? मान लिया 195 सीटें, मान ली 195 सीटें किसको मिल गई? ये समाजवादी पार्टी को मिल गई। कितनी बची? 5 18 तो किसी 21 और 2 ज्यादा है, तो कम करने दो। मान लीजिए इनको एग्जांपल के तौर पे ले लें, इनको 170 सीटें मिली। 170 सीटें किसको मिली हैं? समाजवादी पार्टी को मिली हैं। इनकी पूरी सुनवाई को 35 कर रहे हैं, तो थोड़ा सा देख जाएगा। अब देखो कितनी हो जाएगी? 5 9 और 10 19 का आंसर 1 1 2 1 3 395 हो गई। बची कितनी? बची है 8 सीटें। ठीक है, मान लिया 8 सीटें जो है ये किसको मिली है? ये वाले बीएसपी को। किसी पार्टी को बहुमत मिला क्या? किसी पार्टी को बहुमत नहीं। 403 सीटें पूरी हो गई। 8 5 13 का 3 हासिल 1 और 7 8 8 और 3 11 9 20 2 2 4 413 ऐसे। अब तो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। बहुमत कितना होना चाहिए? यानी कि 403 का आधा करो 201.5 यानी 202। जिस पार्टी को या जिस भी लोग सरकार को 202 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होगा वो सरकार बनाएगी। किसी को बहुमत नहीं मिला है। अब बहुमत सब सोच रहे हैं एक दूसरे को कोई समर्थन दे दे तो सरकार बना ले। ठीक है, मान लिया कि कांग्रेस ने बीजेपी को समर्थन दे दिया, फिलहाल कभी नहीं देंगे। ठीक है, मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे इनको अगर समर्थन दे दे तो देखो सीटें कितनी हो जाएंगी? 5 9 3 12 225। अब सरकार बना सकते हैं। ठीक है, दोनों लोगों ने मिलकर सरकार बना ली। अब 225 सीटों की सरकार, मिली जुली सरकार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। थोड़े समय के बाद मान लिया इन्हें ऐसा लग रहा है कि ना हमको अब समर्थन नहीं देंगे, उनका समर्थन वापस ले लेते। इन्होंने समर्थन वापस ले लिया। कितने रह गए? 190 रह गए। 190 लोगों के बल पे कोई सरकार चला सकता है क्या? नहीं चला सकता। अल्पमत में आ गई सरकार, और फिर भी अगर यहाँ पे सरकार चल रही है तो ये क्या हो जाएगा? ये संविधान विरुद्ध कार्य हो जाएगा। तुरंत विपक्षी क्या करेंगे? एक अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, अविश्वास प्रस्ताव लेके सरकार गिराने का प्रयास करेंगे। मान लिया सरकार का यह विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और सरकार इस्तीफा न दे। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव भी पारित हो जाए और सरकार इस्तीफा ही न दे तो ऐसे में सरकार संविधान के नियमों के खिलाफ हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में तुरंत राष्ट्रपति क्या करेंगे? वहां पर आपातकाल लगा देंगे। कौन सा वाला? राज्य आपातकाल, यानी कि राष्ट्रपति शासन। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। मान लिया ये सरकार गिर गई, ये सरकार गिर गई, अब राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। अब राष्ट्रपति शासन लगने पर मंत्रिपरिषद जाएगी। ठीक है, मंत्रिपरिषद के सदस्य चले जाएंगे। ये 403 के 403 विधायक बने रहेंगे। ठीक है, मतलब ये क्या कहेगी? ये कार्यपालिका जाएगी, विधायिका का अभी विघटन नहीं होगा, विधायक सब बने रहेंगे। जब ये आपातकाल लगाया गया, अब क्या देखा जाएगा? अब ये देखा जाएगा, इन सबसे कहा जाएगा कि कोई ना कोई सरकार बनाने का दावा दिखाओ। कोई अगर सरकार बना सकता है तो सरकार बनाओ, राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दिया जाएगा। अगर इनमें से कोई एक दूसरे को समर्थन देके सरकार बना ले इसी दौरान, मानिए अब इन दोनों मिलकर सरकार बना सकते, कितने हो जाएंगे? 205 हो जाएंगे, बना लेंगे आराम से। अगर इन्होंने सरकार बना ली तो चुनाव नहीं होंगे, समझ गए? तो चुनाव नहीं होंगे, राष्ट्रपति शासन हट जाएगा और इनकी जगह पे कौन किसकी सरकार आ जाएगी? इनकी सरकार आ जाएगी। इस तरीके से काम किया जाता है राष्ट्रपति शासन के दौरान। लेकिन ये सब जिद पे अड़े हुए ना, हम इन्हें समर्थन नहीं देंगे, ना हम इन्हें समर्थन नहीं देंगे, कोई किसी का समर्थन ही नहीं दे रहा है। ऐसे में ये सिचुएशन कब तक रहेगी? मैक्सिमम 3 साल तक।
ठीक है। 3 साल तक अगर इनमें से कोई भी समर्थन देने को तैयार नहीं है, 3 साल के अंदर में पूरी की पूरी विधानसभा क्या कर दी जाएगी, विघटित कर दी जाएगी, फिर से इलेक्शन करा लिए जाएंगे, अब फिर से इलेक्शन कराए जाएंगे, जिसको बहुमत मिल जाएगा वो क्या करेगा, वो अपनी सरकार बना लेगा। और फिर से अगर बहुमत ना मिला तो हो सकता है फिर से बहुमत ना मिले किसी को, तब फिर से इलेक्शन कराए जाएंगे। अगर कोई मिली सरकार बनाने में सक्षम नहीं है तो वहां पर क्या किया जाएगा, फिर से इलेक्शन कराए जाएंगे। और इसका एग्जांपल मिल जाएगा आपको 2015 में साथ दिल्ली में इलेक्शन हुए थे अरविंद केजरीवाल वाले, पहले 2014 में हुए थे, सबसे पहले 14 में तो सबसे पहले 14 हुए थे, उसके बाद वो इस्तीफा दे दिया था, फिर से इलेक्शन हुए थे, जब दोबारा इलेक्शन हुए थे तो उनको बहुमत कहाँ मिला था, बहुमत मिलेगा नहीं, बहुमत मिल गया था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जब इस्तीफा दे दिया था तो लंबे समय तक वहाँ पे क्या देनी थी, राष्ट्रपति की शासन वहाँ पे चलाया गया था, उसके बाद वहाँ पे फिर से इलेक्शन कराया गया था। तो ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है, अगर किसी को बहुमत ना मिले पूरा और कोई सरकार बनाने में सक्षम नहीं है तब इलेक्शन फिर से कराए जाएंगे। अगर बहुमत ना मिलने पर अगर एक मिलजुल के सरकार बना ले तो विधायिका के इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे, सरकार बदल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से काम किया जाता है, इसमें राष्ट्रपति शासन। ठीक, नोट कर लो उसके आगे अगला पढ़ लो। अनुच्छेद 355 के अनुसार, अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का एक कर्तव्य होता है, अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का एक कर्तव्य होता है कि वह, संघ का एक कर्तव्य होता है कि वह ये सुनिश्चित करे, वह ये सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का शासन, प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के अनुसार संचालित किया जाए। प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के अनुसार संचालित किया जाए। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 365 के अनुसार, अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र के द्वारा यदि कोई राज्य केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों को, केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों को मानने में, केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों को मानने में असफल रहता है, असफल रहता है, तो राष्ट्रपति के लिए, तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना पर्याप्त होगा, तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना पर्याप्त होगा कि उस राज्य का शासन, कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार संचालित नहीं हो रहा, संविधान के अनुसार संचालित नहीं हो रहा है। ठीक, तो इन दोनों का परिणाम यानी कि 355 का परिणाम और 365 का परिणाम किसमें देखने को मिलेगा, 356 में। मतलब यहाँ पे कहा गया 355 में कि केंद्र सुनिश्चित करेगा कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है, और नहीं चल रहा है तो 356 लगा दो। ठीक है, 365 में अगर देखा कि अगर केंद्र ने कोई निर्देश जारी किए और निर्देशों को राज्य सरकार मानने से मना कर दे तो ऐसे में केंद्र को ये मान लिया जाएगा कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है और राज्य
क्या कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। अगली हेडिंग है संसदीय अनुमोदन, संसदीय अनुमोदन, संसदीय अनुमोदन। यहाँ पे अगर आपसे बहुमत पूछा जाए संसदीय अनुमोदन के लिए, जब संसद से अनुमोदन दिलाएंगे 2 महीने के अंदर, तो यहाँ पे बहुमत पूछा जाएगा, तो यहाँ पे कितना बहुमत चाहिए होता है, राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन के लिए बहुमत कितना चाहिए होता है, कैसा बहुमत होता है यहाँ, राष्ट्रपति शासन के लिए अगर अनुमोदन लेना है संसद से, तो संसद में ऐसा प्रस्ताव रखा जाएगा, तो वो कितने बहुमत से पारित होना चाहिए। जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल देगा विशेष बहुमत, ऐसे करके इसका बहुमत होगा, इसका बहुमत कितना होगा, इसका तो साधारण नहीं होगा सर, साधारण। तो बता कितने का, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, सही है। और बताओ, और अभी सही नहीं आया, जब तक सही नहीं आएगा तब बताते रहो, जब हमको लगता सही आएगा। कितना होता है, साधारण बहुमत होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे 2/3 नहीं होता है, क्या होता है, साधारण बहुमत होता है। और साधारण बहुमत होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग का बहुमत, इसको साधारण बहुमत बोलते हैं। ठीक है, साधारण किसको कहते हैं कि जितने लोग उपस्थित हैं उतने में से आधे लोग वोट दे दें तो पारित हो जाएगा। तो ये वाला कैसा होता है, ये साधारण बहुमत से पारित होता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो विशेष बहुमत से पारित होता है। तो इससे बहुमत कितना चाहिए होता है, साधारण से। तो बहुमत अपने जाने को कौन कौन से बहुमत कहाँ पे है, बहुमत बहुत कंफ्यूज रहने को लगता है कि कौन सा बहुमत कहाँ पे होता है, बहुमत तो कंफ्यूज रहता है। चलो एक जगह पे सारे बहुमत करा देंगे, कौन कौन से बहुमत कैसे हैं, कहाँ कहाँ पे चाहिए, ठीक है, एक जगह पे सारे करवा देंगे, इसको नोट कर लो। अगला पढ़ो हेडिंग है संसदीय अनुमोदन, बहुमत ध्यान रखो, लेकिन कौन सा बहुमत कहाँ पे चाहिए होता है। हेडिंग है संसदीय अनुमोदन, पहला पॉइंट, राष्ट्रपति शासन के लिए, राष्ट्रपति शासन के लिए 2 माह के अंदर, राष्ट्रपति शासन के लिए 2 माह के अंदर संसद से अनुमोदन, 2 माह के अंदर संसद से अनुमोदन की आवश्यकता होती है, संसद से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अच्छा, ये अनुमोदन समझ रहे हो कि अनुमोदन क्या होता है, किस तरीके से ये समझ रहे हो। ऐसा नहीं किसी को कोई ऐसा पता नहीं कहाँ बात की क्या अनुमोदन क्या, ऐसा तो ऊपर से नीचे तो नहीं जा रहा, समझ रहा है अनुमोदन क्या होता है। अनुमोदन को लेकर पूछ लेना संसद से, हाँ ये बता देंगे, ये है ठीक है, ठीक है, समझ जैसे मैंने ऐसे समझ, जैसे मान लिया आपकी क्लास चल रही है, आप कितने बजे से 10 बजे से 10 से भले क्लास चले 10 से, मान लिया कि हमने डिसीजन ले लिया, हमने डिसीजन ले लिया कि अब क्लास का टाइम बदलते हैं और 11 से 2 करते हैं, ये हमने डिसीजन ले लिया। तो हमने कहा कि ऐसा करते हैं, आज हमने 11 से 2 कर दिया और 3 दिन के अंदर अंदर हम संसद से अनुमोदन लेंगे, ये संसद है अपनी, ठीक है, तो संसद से अनुमोदन लेंगे, तो 3 दिन तक मैक्सिमम हम 11 से 2 चला सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 3 दिन तक हम क्या कर सकते हैं, 11 से 2 क्लास चला सकते हैं। इन 3 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों से पूछना पड़ेगा, अगर आप लोगों ने कह दिया कि हाँ 11 से 2 सही है, तो आगे भी 11 से 2 कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों ने कहा ना 11 से 2 नहीं चलेगी, तो 10 बजे से 1 बजे तक ही चलेगी, तो होता है अनुमोदन, ठीक है। तो अनुमोदन किसी को अगर नया कोई चीज अगर नहीं लगा करे तो पूछ लिया करो, ये क्या होती है अनुमोदन से बड़ा हैवी टाइप का शब्द लग रहा है, क्या है अनुमोदन का मतलब ये है कि स्वीकृति देना कि ऐसा कार्य कंटिन्यू करे या ना करे, तो अनुमोदन लिख लो। उसके आगे 2 महीने के अंदर संसद से अनुमोदन लेना जरूरी होता है। अगला पढ़ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण मतलब जीवन और दैहिक स्वतंत्रता मतलब हमारे देह मतलब हमारे शरीर की स्वतंत्रता। तो इसमें आगे से आर्टिकल 21 में कहा गया कि किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब हमारे जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा, प्राण नहीं दिए जाए, जान नहीं दी जाएगी। अगर किसी आर्टिकल में किसी कानून में लिखा गया तभी प्राण देंगे, इसी करके प्राण नहीं देंगे। तो किसी में अगर मृत्युदंड का प्रावधान है तो प्राण दे देंगे, ऐसे नहीं देंगे किसी में प्राण के लिए, इसी करके बस बहुत दिन से किसी के प्राण नहीं लिए फिर मन होगा प्राण ले लेगा, ऐसे नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये बात देखिए मुझे लिखते हैं, प्राण नहीं स्वतंत्रता का मतलब है कि जीवन नहीं है, ठीक है। तो कहीं भी कोई शब्दावली अगर ना समझ में आ गए तो पूछ दिया गया तो इसकी शब्दावली का मीनिंग क्या है। अगला पॉइंट उसका लिखो, ऐसा अनुमोदन
ऐसा अनुमोदन 6 माह तक, ऐसा अनुमोदन 6 माह तक प्रभावी रहेगा। ऐसा अनुमोदन 6 माह तक प्रभावी रहेगा। अगला पॉइंट, 6 माह के पश्चात, 6 माह के पश्चात संसद से, 6 माह के पश्चात संसद से पुनः अनुमोदन, पुनः अनुमोदन कराना जरूरी है। पुनः अनुमोदन कराना जरूरी है। अगला पॉइंट, 6 माह के अनुमोदन, 6 माह के अनुमोदन के पश्चात, 6 माह के अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति शासन को, राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 साल तक, अधिकतम 3 साल तक लागू कर सकते हैं। अधिकतम 3 साल तक लागू कर सकते हैं। अगला पॉइंट, ऐसा अनुमोदन, ऐसा अनुमोदन संसद में, ऐसा अनुमोदन संसद में साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से लेना होता है। ऐसा अनुमोदन संसद से साधारण बहुमत से लेना होता है। अगला पॉइंट, पहली बार राष्ट्रपति शासन, पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में, पंजाब राज्य में लागू किया गया था। पंजाब राज्य में लागू किया गया था। अगला पॉइंट, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू किया गया। मणिपुर में तो अभी लागू भी है, ठीक है, 11 में चल भी रहा है। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू किया गया। तो एक बिल्कुल क्या रहेगा, क्या हो जाएगा, क्या रहेगा, क्या रहेगा। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कुल 10 बार, उत्तर प्रदेश में कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन, उत्तर प्रदेश में कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, लागू किया गया है। कि इसका मिसयूज भी बहुत ज्यादा हुआ है, इसीलिए 356 को केंद्र और राज्य के विभाग का एक कारण भी माना गया है। इसको लोग देखा, केंद्र राज्य विभाग का जो कारण है अनुच्छेद 356, इससे संबंधित कोई केस आया था, उस केस का नाम बता, तीसरी बार आया। ऐसा मुंबई, ठीक है, ऐसा मुंबई 1988 1994 1994 का साथ केस है। उसमें ये बात 356 से रिलेटेड है, इसकी
को रोकने के लिए ऐसा मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कर्नाटक राज्य को स्थापित किया गया था। वो वाला इसमें केस था और उसमें आर्टिकल 356 से रिलेटेड बहुत से कॉन्सेप्ट बनाए गए थे। एक तो सेकुलरिज्म पे भी उसमें बात की गई थी कि सेकुलरिज्म को धर्मनिरपेक्षता क्या है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर वाला प्रस्तुत किया गया था। और इसी कहा गया था जो फ्लोर टेस्ट होता है, फ्लोर टेस्ट कहाँ किया जाएगा, सदन में किया जाएगा। फ्लोर टेस्ट क्या होता है, फ्लोर टेस्ट क्या होता है, फ्लोर टेस्ट सर पहले सदन में बात पता करते हैं सर। साफ पता करना है कि विधायकों को बहुमत प्राप्त है या नहीं। जो परेड कराएंगे विधायकों की कहाँ कराएंगे, सदन में कराएंगे। ऐसे नहीं कर इनको जो समर्थन प्राप्त है पहले चेक करेंगे इनको समर्थन प्राप्त है या नहीं, उसके बाद वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगा सकते। तो ये केस ध्यान रखना है कि 356 से रिलेटेड इसका नाम है एसआर मुंबई, एसआर मुंबई मामला। केस ध्यान रखना सर 1994 का ही 1994 का ही 1994 का ही केस है। ऐसा मुंबई मतलब इस केस इसका संबंध किससे है, अनुच्छेद 356 से। ये पॉइंट उसमें नोट कर लो कि एसआर मुंबई, एसआर मुंबई मामला 1994। एक बार डेट चेक कर लेना, 1994 ही मेरे ख्याल से 88 या 94 कंफ्यूजन थोड़ी थोड़ी चेक कर लेना एक बार इसको। साल 1994 का ही केस है, साल 1994 ही ठीक है। एसआर मुंबई मामला 1994 संविधान के अनुच्छेद 356, संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है, इसका मिसयूज ना किया जाए, ठीक है, उसके लिए ये केस आया है। इतनी चीज हमारी हो गई अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अब इसका प्रभाव क्या क्या पड़ेगा, कार्यपालिका पर प्रभाव, विधायिका पर प्रभाव, मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है पूछ रहे हैं। मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इससे नहीं पड़ेगा, ठीक है। केंद्र में चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य में चाहे राज्य की सरकार हो, मैं क्या मतलब ठीक भाई। जैसे मान लिया केंद्र में इस समय यूपी में सरकार है, अगर यूपी में केंद्र राज्य की सरकार में जब केंद्र की सरकार बन जाए तो हमारे बोलने से कोई फर्क पड़ जाएगा क्या, कि हम कुछ बोलते तो सरकार को दिक्कत हो जाएगा, थोड़ी है। सरकार अपना काम करेगी, हम बोलते रहे, तो इससे मौलिक अधिकारों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक। बाकी पे प्रभाव पड़ जाए कार्यपालिका पर, विधायिका पर, वो देखेंगे क्या क्या प्रभाव है, ठीक, उसको कर करेंगे। ये तक बात फॉर्म कहाँ है, किसी के पास कर दिया सबने, फॉर्म किसके पास है, नहीं वो फीड पे पर इसी में है, अगर इसको किसी का बचा तो नहीं सबने कर लिए।